नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज पे चर्चा करने जा रहे हैं कि 15 घंटे से अधिक समय तक गुलाब यादव और संजीव हंस के ठिकाने पर छापेमारी हुई, कल भी हुई, लेकिन कोई बड़ी रकम या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ और बड़ी बातें अभी तक सामने नहीं आई है। ईडी ने भी आधिकारिक तौर पे अभी तक कोई रिलीज जारी नहीं किया है जिसके सहारे आप तक ये बातें पहुंचाई जाए कि इस रेड के पीछे वजह क्या थी, किस मामले में रेड हुई है, क्यों रेड हुई है। उन तमाम बातों को लेकर ईडी अभी भी खामोश है। वैसे इस ऑपरेशन को पूरी तौर पर एक पॉलिटिकल ऑपरेशन अब लोग मानने लगे हैं। जो भी इस ऑपरेशन को करीब से देखने वाले लोग हैं वो इस ऑपरेशन को बहुत ही बारीकी तौर पर अध्ययन करने के बाद यही लोग मानने लगे कि ये पूरी तौर पर पॉलिटिकल ऑपरेशन है। वैसे इस देश में ईडी की कार्रवाई हो या सीबीआई की कार्रवाई हो, हाल के दशकों में जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उसमें 99% मामले राजनीति से प्रेरित होकर ही होता दिखा है उस तरीके, क्योंकि ये कार्रवाई जिस स्तर पर कार्रवाई होती है ईडी और सीबीआई की, किसी बीजेपी के नेता या बीजेपी के साथ रहने वाले ऐसे दल के नेताओं पर होता हुआ दिख नहीं रहा है जिनके लेकर केंद्र की सरकार असहज हो। साथ भी हैं, अगर सहज है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ हैं तो असहज है तो फिर तो नवीन पटनायक दादा के साथ जो हुआ तो किसी के साथ हो सकता है, रेड्डी के साथ जो हो रहा है वो किसी के साथ हो सकता है। जिसने हाथ मिलाया वक्त के साथ चीजें बदलती रहती हैं। तो ये जो छापेमारी है ना, वो पूरी तरह से एक दबाव बनाने की राजनीति है, क्योंकि सबको पता है कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर नीतीश कुमार कितने संजीदा है और ब्यूरोक्रेसी में कैसे उनका जान बचता है। ये उनका कमजोर कड़ी है, बाकी कड़ी बहुत मजबूत है। वैसे डायरेक्ट ब्यूरोक्रेसी के सहारे भी नीतीश के दामन तक नहीं पहुंचा जा सकता है। ये कई अधिकारियों से जो हमारी बातचीत होती रहती है उनका यही कहना है कि नीतीश को पकड़ने के लिए बहुत मुश्किल है। खैर, सवाल पे आइए। और जो क्रोनोलॉजी है ना, इस पूरे रेड की जो क्रोनोलॉजी है उस क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। जब जब आरजेडी और जदयू साथ आया है, कुछ न कुछ या करीब आने की कोशिश किया है, कुछ न कुछ घटनाएं, इस तरीके की घटनाएं बिहार में घटती रही है। याद करिए कि पिछली बार जब आरजेडी और जदयू साथ सरकार बनाए थे, उस सरकार के विश्वास मत के दिन ही आरजेडी के कई नेताओं के यहाँ रेड हुआ था। सुनील सिंह से लेके कटिहार मेडिकल कॉलेज के मालिक से लेके मधुबनी वाले से लेके कई जगह पर रेड हुआ था। उस रेड का क्या प्रतिफल सामने आया, क्यों रेड हुआ ईडी का, आज तक कुछ पता चला क्या? किसके लिए रेड किया गया, कुछ पता चला? नहीं पता चला। भाई, आप हमारे यहाँ रेड किए हैं तो कोई वजह रही होगी ना। क्या वजह था? आज से अधिक संपत्ति वाला या गलत तरीके से पैसा कमाए, क्या कमाए, रेड हुआ, कुछ सामने नहीं आया। याद होगा एक आरा वाला विधान पार्षद जो बालू कारोबारी है, जदयू के विधान पार्षद, उसको भी उसी समय में गिरफ्तार करके ये लोग जेल गए, लेकिन दूसरा पार्टनर को हाथ तक नहीं डाला ये लोगों ने, जबकि दूसरा पार्टनर भी उतना ही जिम्मेवार था। उस केस में भी वैसे ही लोगों पर हाथ डाला जिसका जदयू और राजद से रिश्ता था। बीजेपी से जिसका रिश्ता था उस पर तो कभी हाथ डालते हुए दिखा भी नहीं। अब तो जिन पर हम सवाल कर रहे हैं वो तो अब माननीय हो चुके हैं। खैर, ये सब सारी चीजें चलिए कि परिस्थिति कैसे, किस आधार पर यहाँ छापेमारी हुई है इस प्रदेश में, आप देख सकते हैं। इस प्रदेश में याद होगा जब लालू से हटने वाले थे तो तेजस्वी यादव के घर पे भी छापेमारी हुई थी, जिसमें नीतीश कुमार बहाना बनाए थे कि अब हम ईमानदार हैं, हम पर जो छापेमारी हुआ है गलत तरीके से हुआ है, वो कह दें तो हम फिर गठबंधन जारी रहेगा। तो मतलब अभी तक जितने भी छापेमारी केंद्रीय एजेंसी की हुई है, जब जब हुई है तब तब सत्ता समीकरण बदला है। चाहे 2017 में हुआ हो, 2000 अभी जो
22 में जो सरकार बनी थी उसके बाद हुआ हो, मतलब जब जब हुआ है तब तब कुछ न कुछ बात है। लेकिन अभी ऐसा क्या बात है? अभी तो सब कुछ ऑल इज वेल है। अभी तो नीतीश के सहारे सरकार है, और सरकार बिना समर्थन की सरकार दे रही है, सारे सांसद तो उनके साथ हैं ही, कहाँ कोई समस्या है? अरे भाई, जितने जदयू के सांसद हैं, क्या नीतीश कुमार इस बार अलग होने की घोषणा करेंगे तो एक भी साथ इनके आएगा क्या? जो सबसे भरोसेमंद आदमी है, जिसको सबसे पहले कह दिए कि भाई हम हमारे दल के उम्मीदवार होंगे, उन्हीं की अगुवाई में सब चल देगा क्या? कोई कुछ रखा है क्या? तो फिर ये क्यों संजीव हंस के सहारे क्या संदेश देना चाहते हैं? देख लीजिए, ये जो खेल है ना गुलाब यादव और संजीव हंस का, अब जो चीजें सामने आ रही हैं, गुलाब यादव माध्यम है बिहार के आईएएस अधिकारियों पर की घेराबंदी करने का। 2 और आईएएस अधिकारी हैं जिनका रिश्ता आरसीडी से रहा है, मतलब ग्रामीण कार्य विभाग से रहा है, वो उसके 2 आईएएस अधिकारी हैं जिस पर ईडी की नजर है। और दोनों आईएएस अधिकारी, एक तो संजीव हंस पर हो ही गया, 2 और बचे हुए हैं, उन पर भी कभी कार्रवाई हो सकती है। एक ये चैन है जिस चैन के सहारे ब्यूरोक्रेसी को पर दबिश बनाने की कोशिश हो रही है केंद्रीय एजेंसी की तरह। दूसरा एक और चेन है जो मुख्यमंत्री आवास से शुरू होता है। पिछली बार जो गठबंधन में बदलाव हुआ, उस गठबंधन में बदलाव की वजह यही था, जिस वजह से जैसे वहां सारी चीजें बदली। खास जो सीएम के करीबी आईएएस अधिकारी रहे हैं, जो 2005 से हमेशा मलाईदार पदों पर रहे हैं, मतलब जहाँ सबसे ज्यादा अधिक राशियों का खर्च हुआ है, और उन विभाग के अधिकारी के तौर पर रहे हैं। दूसरा चेन उस पर काम कर रही है। मतलब ये संजीव हंस के सहारे संकेत दिया गया है कि हम आपकी घेराबंदी कर रहे हैं, आप सरकार के साथ भी हैं, फिर भी हम घेराबंदी कर रहे हैं, और दूसरे चेन पर भी हमारी नजर है जिस पर हम कभी भी रेड कर सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार से चाहती क्या है ये रेड करने वाली एजेंसी? आखिर रेड करने वाली एजेंसी के पीछे जो लोग हैं वो नीतीश कुमार से क्या चाह रहे हैं? क्या ऐसा है जो नीतीश कुमार नहीं देने को तैयार? तो खबर ये आ रही है कि अब नीतीश कुमार पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि उनको कहिए अपना पद छोड़ देने के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी को दे दें। अब बहुत हुआ, मानसिक तौर पर भी ठीक नहीं है, इलाज कराने के लिए कहिए इनको जाने के लिए, और सरकार बीजेपी को सौंप दे वो। और ये सांकेतिक तौर पर नहीं, बहुत ही सीरियसली ये संकेत आज दे दिया गया। और या फिर आप अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको जो करना है करिए, लेकिन अब आप गद्दी छोड़ दीजिए। और उस संकेत के बाद हमें लगता है कि नीतीश कुमार पर एक अलग तरीके का मानसिक दबाव बनने लगा है। ये आरसीपी का पटना में आके आवास लेना, आते आते इशारों में नीतीश पर हमला बोलना, ये सारी चीजें वही हो रही है। और पार्टी के अंदर भी मनीष वर्मा को जब से उन्होंने सेकंड मैन बनाया है, जो लोग उनके दरबारी रहे हैं वो लोग भी असहज हैं। इसलिए कह सकते हैं कि नीतीश कुमार इस बार चारों तरफ से घिरते हुए दिख रहे हैं। बस सब कुछ जनता के ऊपर निर्भर है। जनता जो जनता इनको लोकसभा चुनाव में एक नई ताकत दी इनको, लेकिन जिस मानसिक हालात से ये गुजर रहे हैं और जिस स्तर पर अधिकारी इनके साथ दगाबाजी कर रहे हैं, इस बार वापसी बड़ा मुश्किल लग रहा है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी अब 2025 के चुनाव लड़ने से पहले नीतीश कुमार को इस तरीके से घेराबंदी करना चाहते हैं कि वो सहजता के साथ मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें, कहीं राज्यपाल बन जाए, आने वाले समय में कोई ऐसा संवैधानिक पद इन्हें दे दिया जाए। लेकिन अब इनकी विदाई की बात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व सोचना शुरू कर दिया है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं।